थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द फ्लाई। इसके थीम्स में सबसे पहली जो चीज़ हमने ज़हन में रखनी है दैट इज़ द टाइटल, क्योंकि टाइटल ही हमें रियल थीम की तरफ लेके जा रहा है। और अगर हम रियल थीम को एक जो असल इसमें हमें समझाई जा रही है बात, अगर उसको हम एक मशहूर ज़माना प्रोवर्ब के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहें तो वो भी चीज़ हमें टाइटल ही उसकी तरफ हिंट कर रही है। एंड इट सीम्स कि ये जो थीम है, ये स्टोरी का थीम जो है, ये ग्रैब ही उस प्रोवर्ब से किया गया है। एक्चुअली दैट इज़ अ डायलॉग, ठीक है, रिटन बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामा। और डायलॉग क्या है जी कि एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स। जिस तरह मक्खियाँ, वांटन का मतलब क्या होता है? मेलिशियस से, इमोरल, जैसे लड़के हैं जो इनडिसेंट लड़के हैं, जैसे एज फ्लाइज टू वांटन बॉयज आर वी टू द गॉड्स, जी स्मॉल होगा, गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। अब ये है क्या, ये लाइन हमें क्या बता रही है? यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जिस तरह मक्खियाँ वांटेड बॉयज़ के लिए हैं, यानी लड़के जो वेले बैठे हुए हैं, करने को कुछ नहीं तो मक्खियाँ मार रहे हैं जस्ट फॉर देयर ओन स्पोर्ट, अपने मशगले के लिए, अपने टू वाइल अवे देयर टाइम, अपना टाइम पास करने के लिए। तो इसी तरह हम अपने गॉड्स के लिए हैं, गॉड्स जी स्मॉल रहेगा। दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, वो भी अपने शुगल मेले में ही, यानी अपनी मर्जी से कहीं किसी को किल कर देते हैं, कहीं किसी को। अब देखिए, सबसे पहली बात, बीइंग मुस्लिम्स हमें पता है कि खुदा एक है, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। बीइंग अ टीचर हम अपने इन चीज़ों को हम पढ़ते ज़रूर हैं, हम इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हैं, लेकिन हम अपने इस्लाम को, अपने आप को रिमाइंड करवाते रहते हैं, अपने मज़हब को। वी नो देयर इज़ ओनली वन गॉड, और जो कुछ होता है दैट इज़ नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, बल्कि दैट इज़ प्री डेस्टिन्ड, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये सब प्री डिफाइंड है, जो कुछ भी होता है वो प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि हर काम में अल्लाह की मसलहत है, और ट्रायल्स और टेस्ट्स जो हैं वो हमें अल्टीमेटली हमें उनका रिवार्ड मिलेगा इन द वर्ल्ड हियर आफ्टर। तो ये तो थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको पहले बता दूँ। अब हम इस चीज़ को इस तरह से स्टडी करते हैं जैसे कि उनके लिटरेचर में है। अब बकौल शेक्सपियर के ये जो उसका कोटेशन है ये बहुत मशहूर है। इट इज़ एक्चुअली नाउ यूज्ड एज अ प्रोवर्ब कि एज फ्लाइज टू वांटेड बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट, यानी हमें कहीं पे भी किसी भी वक्त किल कर दिया जाता है। और कौन करता है? ये जो गॉड्स, क्योंकि आपको पता है उनके मज़हब के अकॉर्डिंग देयर आर डिफरेंट गॉड्स। मिथ, आपको पता है मिथ्स हैं, ग्रीक मिथोलॉजी में सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस का जिक्र है। गॉड ऑफ सन, गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ लव एंड एंगर एंड सो ऑन। तो उनके यहाँ कहने का मतलब ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो उसके बस में नहीं है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गॉड एंड दे कैन किल एनीवन एनीवेयर विदाउट एनी सॉलिड रीज़न, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ओन पोटेंशियल्स। क्योंकि वो ये कर सकते हैं तो वो किसी की ज़िंदगी में भी कभी भी कोई भी गम ले आते हैं। जिस तरह लड़के, आवारा लड़के मक्खियाँ मार रहे होते हैं जब उन्हें करने को कुछ नहीं मिलता, तो किसी की जान चली जाती है और उनका ये शुगल चल रहा होता है। अब ये जो प्रोवर्ब, ये जो इडियम, ये जो मैंने कोट किया, ये हम अपने थीम्स में कोट करेंगे, ठीक है, हम इसका रेफरेंस देंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ ये बात, ये नहीं है कि जी मक्खियों से जो उसको हमें एक कंपैरिजन मिल रहा है। बात यहाँ पे सिर्फ जो असल चीज़ जो हमने ज़हन में रखनी है दैट इज़ द हेल्पलेसनेस। ये वो हेल्पलेसनेस है जो हम सब फेस करते हैं अपनी लाइफ में। एक वक्त, एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पर हम अपना जो मर्ज़ी कर लें, नो मैटर व्हाट वी डू, वी आर सपोज्ड टू फेस द डेस्टिनी। हम अपनी किस्मत को फेस हमें करना ही करना है, अपनी डेस्टिनी को फेस करना है जो हमारी किस्मत में लिखा है। और वो बुरा है, भला है, अच्छा है, नहीं है, हम उससे बच नहीं सकते, ठीक है ना। सो वी हैव टू सरेंडर बिफोर आवर फेट। इट इज़ प्री डिफाइंड, इट इज़ ऑलरेडी रिटन, ठीक है।
अब ये जो हमने स्टोरी में देखा, वो जो एक कैरेक्टर है बॉस का, कहने को ही इज़ द बॉस, और ये भी डेलिब्रेटली उस कैरेक्टर का नाम बॉस रखा गया, बॉस विद बी कैपिटल। इवन इफ ही इज़ अ बॉस इन द वर्ल्ड, ही इज़ नॉट द बॉस ऑफ हिज फेट। वो बॉस है इस दुनिया में, वो बॉस है, लेकिन अपनी किस्मत के सामने वो भी, आप देखें, वो सरेंडर करने पे मजबूर है। उसका एक एक बेटा वर्ल्ड वार में मारा गया और उस दुख को लेके वो साथ साथ जी रहा है, उस दुख को अपने साथ लिए लिए वो जी रहा है। और हम देखते हैं कि उस फ्लाई पे जब वो इंक ड्रॉप गिराता है वन बाय वन, तो वो चाहता है कि वो उस चीज़ से स्ट्रगल करके वापस निकले। वो इंक ड्रॉप जो है, इट इज़ जस्ट लाइक द ग्रीफ दैट ही हिमसेल्फ इज़ हैविंग इन हिज लाइफ। जब भी वो गम उसको याद आता है, वो उस इंक के ड्रॉप की तरह उस पर गिरता है और वो बड़ी मुश्किल से उससे स्ट्रगल करता हुआ बाहर आता है, वो सर्वाइव करता है, फिर ज़िंदगी में चल पड़ता है, फिर एकदम वही गम याद आ जाता है, फिर वो और एट द एंड जो उसके साथ होना है, अल्टीमेटली ही हैज़ टू डाई, उसको मर जाना है। और उसको फ्लाई पे अपनी पार एक्सरसाइज करते हुए यही चीज़ तो समझ आई कि मैं बॉस हूँ, मैं इस टाइम फ्लाई को किस तरह अपनी मर्जी से मुश्किल में डाल रहा हूँ। फिर चाहता हूँ कि वो स्ट्रगल करे, फिर उस पर एक ड्रॉप गिराता हूँ, फिर चाहता हूँ कि वो स्ट्रगल करे, सर्वाइव करे, चाहता ये हूँ, लेकिन उसको मुश्किल में भी मैं ही डालता हूँ और अल्टीमेटली क्या होता है, वो मर जाती है। ठीक है, इससे उसको अपना भी, ही कैन फोरसी हिज फ्यूचर, ही कैन प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर, ही कैन वेल अंडरस्टैंड हिज लाइफ द वे ही इज लिविंग इट। आप देखिए मुसलसल गम की कैफियत में, और उसको याद आता है कि किस तरह जब फॉर द फर्स्ट टाइम उसका बेटा, जब उसकी डेथ हुई, उसको ये खबर मिली और उसके बाद उसकी क्या कंडीशन थी और कितने अरसे ऐसे ही रहा कि जब वो उस बारे में सोचता था उसे लगता था कि अब मैं इस गम से बाहर नहीं निकल सकूँगा। लेकिन यहाँ पे आ गया हमारा नेक्स्ट थीम। पहला थीम तो हमने देख लिया ना, इंसान की हेल्पलेस नेचर, कि इंसान अपनी किस्मत के आगे मजबूर है। जो ज़िंदगी में जो किस्मत में लिख दिया गया है, वो जो मुश्किलात हमारी लाइफ में आनी है, जो ट्रायल्स आनी है, वो हमने फेस करनी है और हमने उसमें से किस तरह से बाहर निकलना, और किस तरह हमें जब भी वो चीज़ें याद आती हैं हमें लगता है कि अब ज़िंदगी नहीं आगे। लेकिन नेक्स्ट थीम क्या है जो अब इस मुकाम पे आया, दैट इज़ टाइम इज़ द बिग हीलर। टाइम हील करता है, जिसे हम फादर टाइम भी कहते हैं। फादर टाइम भी इसलिए कहते हैं कि ये हमें हील करता है। विद टाइम वी आर एबल टू ओवरकम एनी अमाउंट ऑफ ग्रीफ इन आवर लाइफ। जितना मर्जी बड़ा गम हो, वक्त जो है वो जो है ना, वो हमें इस चीज़ से बाहर निकाल ही देता है। और यही चीज़ बॉस की ज़िंदगी में भी हमने देखी। वो कहने को बॉस है, लेकिन अपनी ज़िंदगी पे वो भी बॉस नहीं है ना, वो अपने ऑफिस में बॉस है। तो वो देखते हैं कि वो उसको याद आ रहा, अब वो चाहता था रोना, आपने देखा कि वो बहुत रोना चाह रहा है, लेकिन अब उसको उस तरह से आंसू नहीं आ रहे। दिल में गम है, लेकिन अब वो दुख, वो रोना नहीं है जो पहले से कंट्रोल ही नहीं होता था। तो ये चीज़ क्या दिखा रही है, अब एक नेक्स्ट जो हमारा बड़ा मेजर थीम है, दैट इज़ टाइम इज़ अ बिग हीलर। वक्त जो है हमें हील करता है, हमारे गमों को, हमारी मुश्किलात से हमें आहिस्ता आहिस्ता हमें उनको भुला देता है। और यही वक्त कहीं ना कहीं दोबारा हमें वो याद भी कराता है। जाहिर है ज़िंदगी है, वक्त है, साथ साथ चल रहा है, वो चीज़ें हमें याद आ जाती हैं, लेकिन ये वक्त उस गम की कैफियत को कम कर देता है। ठीक है, हमने अपने गिरदनवा में बहुत से ऐसे लोग देखे, अपने बहुत से प्यारे अपनी ज़िंदगी से इस तरह से जाते हुए देखे कि जिनके जाने पे हमें ये लगा कि अब हम ज़िंदगी में कभी हंस नहीं सकेंगे, हम अब कभी खुश नहीं रह सकेंगे, अब ज़िंदगी वो नहीं रहेगी। लेकिन आप देखें कि कुछ अरसे बाद, कुछ मंथ्स के बाद, कुछ सालों बाद वो बात नहीं रहती। गम वो याद आएगा, किसी का जाना, किसी की वो मुश्किल याद आएगी, दुख भी होगा, आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, लेकिन अब वो कैफियत नहीं है, हम उससे बड़ी जल्दी निकल भी आते हैं। हम ये है हमारी ज़िंदगी की हकीकत। और इसी गम को, इसी दुख को लेते जाते आखिर एक वक्त आना है कि हमने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। सो यहाँ तक हमारे दो थीम हो गए। अब एक और चीज़ है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक हमने थीम पहले भी डिस्कस किया अपनी स्टोरीज़ में, अपने पॉइंट में, कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो हम ये देखते हैं कि जिसके पास जितने लेवल की पावर है, वो उसको उस लेवल का ही उसको अपने तरीके से उसको यूज़ करता है, चाहे वो मिस यूज़ ही क्यों ना करे। अब वो हमने एक मिस्टर वुडीफील्ड का कैरेक्टर देखा। मिस्टर वुडीफील्ड जो है, ही इज़ एक्चुअली अ फॉयल, FOIL, ही इज़ एक्चुअली अ फॉयल टू द कैरेक्टर बॉस। फॉयल क्या होता है? फॉयल इज़ अ कैरेक्टर विच कंट्रास्ट, ठीक है, ए कैरेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर के कंट्रास्ट में हमारे सामने रखा जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ द प्रोटैगनिस्ट।
ये क्वालिटीज़ को, किसी कैरेक्टर के क्वालिटीज़ को हाईलाइट करने के लिए हमें उसके ऑपोजिट एक कैरेक्टर रख के दिया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मिस्टर वुडीफील्ड जो है उसकी ज़िंदगी कितनी पैथेटिक है, कितनी पैथेटिक है। और वो सिर्फ ट्यूसडे के दिन अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, बाकी दिनों में उसकी फैमिली उसके ऊपर एक्सरसाइज करती है, उसी के बेनिफिट के लिए कि उसकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है तो उसे घर में रहना है, उसने कोई ड्रिंकिंग नहीं करनी, उसने बाहर नहीं निकलना, सिर्फ रेस्ट करना है, अपनी लाइफ घर में ही महदूद रखनी है। एक ट्यूसडे का दिन अपनी मर्ज़ी का दिन वो जी सकता है, जहाँ मर्ज़ी जाता है, उसे बड़ा अच्छा वेल ड्रेस्ड किया जाता है और वो जाता है अपने ज़्यादातर अपने एक्स बॉस के पास, जहाँ से वो रिटायर हो चुका है। और हम देखते हैं कि जब वो उसके पास जाता है तो वो कितना टिमिड, कितना वीक कैरेक्टर है, और उसके सामने वो बॉस, जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमें बॉस जो है वो वाकईतन एक बॉस नज़र आया, जिसका एक वेल फर्निश्ड ऑफिस है, वो वहाँ बहुत ही अपनी मर्ज़ी से उसकी एक लाइफ है, अपनी मर्ज़ी से उसने सारा जो ऑफिस है वो रेनोवेट करवाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि मिस्टर वुडीफील्ड अगर अपनी ज़िंदगी में बॉस नहीं है तो ये बॉस भी एक्चुअली बॉस नहीं है, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे ही उसको वो बेटे दोनों के अपने अपने जो औलादी दोनों ने वर्ल्ड वॉर में खो दी हैं, दोनों ही उस गम को, उस बात को डिस्कस करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि द इंस्टेंट मिस्टर वुडीफील्ड लीव्स द ऑफिस, उसके बाद जो बॉस की कैफियत है, हमें नज़र आया कि जो दुनिया के सामने बॉस है वो एक्चुअली अपनी लाइफ में वो कितना वीक है। तो हमने देखा कि मिस्टर वुडीफील्ड का कैरेक्टर एक तरफ जो हमें पहले बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट नज़र आया कि मिस्टर वुडीफील्ड कितना पैथेटिक सा फिगर, कितना वीक सा फिगर है, कितना वीक सा कैरेक्टर है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद और उसके सामने हमें बॉस नज़र आया जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि रियलिटी कितनी डिफरेंट है। सो यू सी अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव, यू नेवर नो एक बंदा अपनी ज़िंदगी में कितना मेंटली वो कितनी एक आप समझ लें एक स्ट्रगल कर रहा है, वो अपने इमोशनल एक कितनी आप ये देख लें इमोशनल वॉर में है, जज्बात उसकी ज़िंदगी में उसकी कैफियत क्या है हमें नहीं पता। हम किसी को भी सिर्फ उसके पेरेंट्स से ही जज कर रहे होते हैं, उसके अंदर क्या चल रहा है, एक टर्मोइल चल रहा है, एक तूफ़ान चल रहा है दुखों का या टेंशन्स का, प्रॉब्लम्स का, वो हमें नहीं पता। ये बात हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज़ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। वॉर चाहे वो वर्ल्ड वॉर है या वॉर है, साइड इफ़ेक्ट्स आप देखते हैं दोनों ने ही अपनी ज़िंदगियों में अपने जवान बेटों को, जिनकी प्री मेच्योर्ड यानी अनटाइमली डेथ्स थी, जो इन दोनों ने फेस की, और दोनों ही उस चीज़ को आज तक अपने गम अपने दिलों में रखे हुए हैं। तो ये चीज़ हमें ये बता रही है कि साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर जो हैं, कितने लोगों के प्यारे जो हैं वो ज़िंदगियों से चले जाते हैं। तो इन वॉर्स में कुछ नहीं रखा। पीस इज़ द अल्टीमेट नीड ऑफ द आवर, ठीक है, अमन होना चाहिए। जो बात है थ्रू डायलॉग्स उसको ख़त्म करें, डिस्कशंस करें, लेकिन हमें किसी सूरत भी वॉर की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं किसी भी पार्टी को बेनिफिट नहीं देती। चाहे कोई वार जीत भी जाता है तो एक्चुअली ये उसकी जीत नहीं है, उसने इतनी कुर्बानियाँ दी, कितने घर उजड़े, कितनों के प्यारे चले गए। तो ये चीज़ भी हमने इसमें ज़रूर देखनी है। इसका थीम हमने, ये माइनर थीम ज़रूर है बट इट इज़ देयर, ठीक है, और दैट्स ऑल।